सवाल कुर्सी का है, सवाल नैतिकता का है और सवाल सत्ता का है और मुद्दा है 130वां संविधान संशोधन। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कोई भी जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए ऐसा कानून लाया जा रहा है ताकि 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर कुर्सी छोड़नी पड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, ये सब पर लागू होगा। अमित शाह ने इस बिल का विरोध करने पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और 2013 की घटना का भी जिक्र किया और पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव को बचाने के लिए जो अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, अगर उस दिन उनमें नैतिकता थी तो अब क्या हो गया। अमित शाह ने ऐसी कई दलीलों के सहारे इस बिल को जायज ठहराया है। अब सवाल उठता है कि दलीलें कितनी स्वीकार्य हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। जब से गंभीर अपराध के मामलों में जेल के बाद पीएम सीएम को पद से हटाने वाला बिल आया है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। संसद में हंगामे के बाद बिल को अभी जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू से पूरे विपक्ष को कटघरे में रख दिया है। उन्होंने पूछ लिया कि यूपीए में लालू को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज क्यों बिल के खिलाफ खड़े हैं। विरोध क्या सिर्फ सियासी और चुनावी समीकरण है? लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। अमित शाह यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपने बारे में भी सफाई दी और फिर से दावा किया कि जब उन पर आरोप लगे थे तो बिना वक्त गंवाए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब तक किसी संवैधानिक पद पर नहीं आए जब तक सभी आरोपों से बरी नहीं हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और डीएमके के एक मंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि इस तरह से जेल से सरकार नहीं चलेगी और ये संदेश सबको साफ साफ समझ में आना चाहिए। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह कर। इधर विपक्ष को डर है कि ईडी और सीबीआई की तरह इस बिल का इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने और विरोध को निपटाने के लिए किया जाएगा। इसलिए अमित शाह के सियासी वार पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने शाह की नसीहतों को मजाक बताया है। ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। जेल से सरकार और राजनीति का आपराधिकरण लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा है। तमाम सियासी दल इसको लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो इस दलदल में सबके पांव नजर आते हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप है, यानी देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 33% सीएम पर तो हत्या की कोशिश, घूसखोरी और किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। इसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी,
89 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद 49 मामलों के साथ MK स्टालिन दूसरे नंबर पर और 19 मामलों के साथ केंद्र में बीजेपी के तारणहार चंद्रबाबू नायडू तीसरे नंबर पर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 13 मामलों के साथ चौथे नंबर पर हैं, तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन 5 मामलों के साथ 5वें नंबर पर हैं। अगर बीजेपी शासित राज्यों के CM की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 4 मामले हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर 4 मामले हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर 2, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 1 मामला है। इसी तरह देश के मौजूदा 543 सांसदों में से 251 यानी करीब 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। ऐसे में सवाल है कि जब संसद और विधानसभाएं माननीयों के अपराध से भरी पड़ी हैं, तो उनके खिलाफ अगर सख्त कानून बनाया जाता है तो इस पर किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। विपक्ष की दलील में कितना दम है कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी, जैसे कि हाल में ED और दूसरी एजेंसियों का किया गया है। बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के मंदिर से दाग को धोने के लिए आखिर सहमति से इस तरह के बिल क्यों नहीं लाए जाते, ताकि सिस्टम पर जनता का भरोसा बने और सिस्टम जनता के लिए ज्यादा जवाबदेह भी बन पाए। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में, और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं, उद्धव गुट वाले शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चूँकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू देकर के इस बिल के समर्थन में बहुत सारे दलीलें दी हैं, और उन दलीलों के बाद अब मुद्दा उठता है कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, और जो दलीलें हैं कितनी स्वीकार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमला यहाँ पे मुझे लगा इस इंटरव्यू में कांग्रेस के ऊपर किया गया है। तो शुरुआत मैं अजय जी आप ही से करना चाहूँगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है उस इंटरव्यू में कि मनमोहन सिंह सरकार में लालू यादव को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी ने क्यों फाड़ दिया था। अगर उस दिन उनमें नैतिकता थी तो अब क्या हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि आप 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं तो आपकी नैतिकता बदल गई? क्या जवाब देंगे इसका? गृह मंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, और झूठ का ही वो जो है कहीं ना कहीं ये खेल कर रहे हैं। झूठ के साथ एक नया खेल उन्होंने शुरू किया है। यंत्र तंत्र षड्यंत्र सरकार खरीदने का और सरकार बेचने का काम करते रहे। अब जो है नए सिरे से ये एक नया कानून ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करके, और सही पूछिए तो जनता से चुनी हुई जो सरकार है उसको गिराने के लिए, विपक्षी सरकारों पर कब्जा करने के लिए। सच तो ये है कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री जी ने बात रखी है वो झूठा है। दोष सिद्ध लोगों के लिए वो कानून था। ऐसा नहीं है कि ऐसा कानून था जो कानून लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हो। प्रताड़ना योजना नहीं वो चला रहे थे। ऑलरेडी वो कानून जो था, दोष सिद्ध जो है उनको पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उस पर वो बात थी। और राहुल गांधी जी ने उस बिल का इसलिए कहीं ना कहीं कहा कि भाई जिनको दोष सिद्धि हो गई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई लालू जी और मसूद साहब की बात नहीं थी, देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो जिस पर न्यायालय ने कानूनी कार्रवाई कर दी है, दोष जिस पर हो चुका है सिद्ध, उस पर कोई मुरैयत न दिया जाए। आज भी वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है, और आज भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना लोकसभा में जाएगा, ना राज्यसभा में जाएगा, ना चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। ये राहुल जी की दिन है। राहुल जी ने इसको स्वीकारा था। पर आज जो कानून आ रहा है, मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी जो बात कर रहे थे, सबको पता है 2 दिन तक तो छुपते रहे, भागते रहे, CBI रेड डालती रही, लास्ट में उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सब ज्ञान और सुचिता की बात अब अमित शाह जी भी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आजकल राष्ट्रभक्ति की भी बात करते हैं। बेटा जाकर के पाकिस्तान के साथ वहां दुबई में खेल खिलाता है, और यहां हम लोगों को ज्ञान देते हैं राष्ट्रभक्ति का। ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है देश को। देश आपके मंशा को समझ रहा है, आपकी सुचिता की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को भी समझ रहा है कि आप कितने सुचिता के प्रहरी हैं। अजीत पवार को तो मुख्यमंत्री बनाया, डाल दीजिए जेल में। आप ही ने आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का वो जो है भ्रष्टाचारी, और कुछ ही दिन में वो जेल जाने के बदले वो उप मुख्यमंत्री बन गया। हमने नहीं आरोप लगाया था। शुभेंदु अधिकारी किसके अंडर में वो हैं आजकल? और शारदा नारदा घोटाले का क्या हुआ? नारायण राणे कहाँ हैं आजकल? अरे ये सब ज्ञान बघाड़ने से बात
नहीं बनेगी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नहीं चलेगा। सच्चाई सबको पता है। शर्मा जी, आप अभी वोट चोरी कर रहे थे, वोट चोरी से मुक्ति मिल जाए, नया डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। चुनाव आयोग को आपने कब्जा कर लिया, पहले चुनाव आयोग को क्लीन कर दो ना भाई, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो पारदर्शी चुनाव आयोग क्यों नहीं है, जो चोर को आपने बैठा लिया उस पर क्यों नहीं कोई कानून बना रहे हो? आपने उसमें कानून क्या बनाया? न्यायाधीश नहीं रहेगा। नहीं, यही मुद्दा है, न्यायाधीश वहां नहीं बैठेगा जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन करेगा। अमित शाह बैठेंगे, मोदी जी बैठेंगे। अब मुख्यमंत्री में भी ईडी और सीबीआई तय करेगा कि देश में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन 30 दिन के अंदर जेल जाएगा। ये क्या खेल कर रहे हो? लोकतंत्र को एकदम विजय शर्मा जी, एक ईंट उसका निकालने में लगे हो, एक ईंट निकाल करके खत्म कर दोगे। एक मिनट जवाब ले लेते हैं जरा भाजपा से। विजय शर्मा जी, एक जो लॉजिक इन्होंने दिया अमित शाह जी के इंटरव्यू वाले बयान का काट, कि जिस कानून को पलटने का विरोध किया था राहुल गांधी ने, दरअसल उसमें दोष साबित हो गए, मुख्यमंत्री का मामला था। यहाँ पे तो दोष साबित हुआ नहीं है, आरोपी को ही आप कह रहे हैं पद छोड़ दीजिए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप तो वकील हैं, आप अच्छे जानते हैं कि दोष साबित होना और वकील आरोपी में क्या अंतर है। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कभी पद छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। एक मर्यादा होती है, और ये जब संविधान बना था, हमारे संविधान निर्माताओं को उनको भी नहीं पता थी कि ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे बेशरम लोग आके बैठ जाएंगे कि वो तार कर देंगे, मर्यादा को तार कर देंगे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जी ने, जयललिता जी ने, सबने इस्तीफा दिया। इवन लालू प्रसाद यादव जी ने भी इस्तीफा दिया था जो वो जेल गए थे। तो यहाँ इस्तीफा दिलवाने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यहाँ तो सिर्फ इतना है कि अगर 5 साल से ज्यादा की सजा वाले केस में 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं तो एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाता है, तो वे दोबारा चुन लीजिए। आपने देखो जयललिता जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गई थी, लालू यादव भी बन गए थे, हेमंत सोरेन जी भी दोबारा बन गए थे। और जहां तक ये कहते हैं बार बार इनका है कि हमारी चुनी हुई सरकारों को, इनकी चुनी हुई सरकार कहां है? आप दूरबीन से देखोगे तो 2-3 स्टेटों में इनकी नजर आएंगे। दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि अजय जी बड़े लंबी चौड़ी विषांतर इन्होंने कर दिया। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी जेल में गए, बाहर आने के बाद में जब जनता का विरोध इन्होंने झेला तो इस्तीफा देना पड़ा ना। और हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देकर गए, दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उनकी कौन सी सरकार गिराई थी? लालू यादव जी की कौन सी सरकार गिरी थी? जयललिता जी की कौन सी सरकार गिरी थी? तो ये झूठ बोलते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचारी की बात करता हूं। देखिए, जब इनकी सरकार थी तब भी इनके लोग जेल में जाते थे, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं थे, तब तो ये झूठे आरोप नहीं लगा सकते थे हमारे ऊपर। तो जो इन्होंने मेरे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं कि वो भगे भगे फिर रहे थे, नहीं, मैं उनको दोबारा कोट करके कहता हूं, उनके पास नोटिस आया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद में जब तक वो उस मामले से बिल्कुल पाक साफ नहीं हो गए तब तक उन्होंने दोबारा से पद ग्रहण नहीं किया। अजय जी, ये है सच्चाई। सच्चाई ये नहीं है कि आप कुर्सी से चुपके रहो। और दूसरा बता दो अजय जी, आपकी हंसी को मैं अभी उतारता हूं। आपने शिकायत की केजरीवाल जी की कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो जेल भेज दिया एजेंसी ने पकड़ के और कोर्ट के निर्देश पे, तो आप ही लोग थे जो रामलीला मैदान में कैसे हाथ खड़े कर करके विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल जी को क्यों जेल में भेजा गया। तो ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। तो दोहरे मापदंड आप मत अपनाओ। सारे जितने भ्रष्टाचार हुए आपके राज में हुए, आपके राज में वो लोग पकड़े गए, उन कुछ लोगों को सजा भी हुई। तो आप हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाते हो। दूसरा, मैं लक्ष्मण जी एक तथ्य के आधार पर बात करना चाहता हूं, 5 सेकंड दीजिए। एक आतंकवादी जो कोयम्बटूर बम का आरोपी था, उसको केरला विधानसभा, पूरे आपके कांग्रेसी भी और लेफ्ट के सारे एमएलए जो 140 थे, सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि इसको छोड़ दिया जाए। अब मुझे बताइए, अमृतपाल जैसे आतंकवादी और इंजीनियर रशीद जैसे आतंकवादी जेल में है, कल को ऐसी कोई अनहोनी होगी तो अजय जी क्या कहेंगे उसमें? बता दीजिए मुझे। अरे नैतिकता का है। आप 4 दिन बाद, और ऐसा कौन सा है? आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हो गया 5 इसका मतलब आप कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हो। ठीक है, उस पे पहले सोच के बोलिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए शर्मा जी। यही राहुल गांधी जी का दौरा यात्रा सामने आ गया। उन्होंने 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड में अजय उपाध्याय जी 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर बाकी 3 मेहमान हमारे हैं उनको मैं शामिल करूंगा। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा दूरबीन से वाकई कांग्रेस की सरकार ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, हम तो चोरी वाली सरकार केंद्र में देख रहे हैं,
हमारा दूरबीन कह रहा है कि केंद्र की सरकार चोरी से बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी आज भी हमको सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल यदि मिल जाए हमको लिस्ट, तो प्रधानमंत्री जी सांसद नहीं बने, ये पूरे देश को क्लियर हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग को अब बचाने के लिए चुनाव आयोग को आपने जो है वहां से न्यायाधीश की प्रक्रिया उसमें से बाहर कर दी और आपने 45 दिन का कह दिया कि अब सीसीटीवी नहीं मिलेगा, ये सारी चोरी आपकी है, ये आप दूसरे को नैतिकता दिखा रहे हैं। सच्चाई ये भी है, आपने कहा हमारे लोग, हाँ हमारे लोग, हम भी जेल में भेजते थे यदि कोई गड़बड़ी करता था तो। आपके यहाँ तो जेल नहीं जाता है, आपके यहाँ तो भाजपा में चला जाता है, या आपके लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई जाती ही नहीं है। ठीक है, आपका 10 सेकंड पूरा हो गया उपाध्याय जी, मित्र के आपका 10 सेकंड पूरा हो चुका है। आनंद दुबे जी, गई कोई आनंद दुबे जी, अभी आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता का, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि दुबे जी भी ये 10-10 का खेल लक्ष्मण जी बड़ा भारी पड़ेगा। अब आनंद दुबे जी, 10-10 का खेल बड़ा भारी मैं बैठा हूँ पे। पड़ेगा। आनंद दुबे जी, मेरा कहना आपसे ये है कि अभी कई सारे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, विजय शर्मा जी ने, कि कुर्सी से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं होता कि सत्ता से बेदखल होना। कई नेता लोग इस्तीफा दिए, फिर वापस सत्ता में आए, कुर्सी संभाले, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? एक जाहिर सी लगता है कि मतलब कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, और यहाँ तक कि अमित शाह जी ने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री का भी, अब जेल में कोई बैठा है, कैसे वहाँ सरकार चलाएगा? वो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, पूरी छवि धूमिल होती है देश की। तो छोड़ दीजिए कुर्सी, जब आइएगा निकल के तो फिर संभाल लीजिएगा कुर्सी। ये पहले भी हुआ है, ऐसा तो नहीं कि एक कुर्सी छोड़ दिया और दोबारा नहीं मिलने वाली आपको। लक्ष्मण जी नमस्ते। जब ऐसा कोई कानून आता है कि जिसमें अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो मन बहुत खुश होता है, स्फूर्तित होता है, प्रसन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी प्यारी है कि भाई राजनीतिक सामाजिक जीवन में अपराधियों का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, सांसद विधायक दागी नहीं होने चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दागी नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आपको याद होगा जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली खिलवाई थी। हमारे देश के नागरिकों को कहा था हमारे देश में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं और मैं तो आज से अभी से अब कम कपड़े पहनूंगा, जितनी मर्यादा को कपड़े चाहिए उतने पहनूंगा। और पूरे देशवासियों को एक संदेश गया कि महात्मा गांधी जी से कुछ सीखो, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ सीखना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 21 से ज़्यादा राज्यों में आपके और आपके सहयोगियों की सरकार है। बहुत सारे मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। एक आदमी पर किसी पर भ्रष्टाचार का केस जरूर होगा इतने बड़े बीजेपी में। तो एकाक से शुरुआत करते हैं, पहले उसको जेल डालते हैं, उसको ट्रायल करते हैं, फिर हो सकता है वो निर्दोष हो, जरूर उसको सम्मान के साथ फिर बाहर लाएंगे, पूरे देश में उसकी एक शोभा यात्रा निकलवाएंगे और ताली बजाकर कहेंगे कि नेता कोई हो तो भाजपाई जैसा हो, पार्टी कोई हो तो बीजेपी जैसी हो। लेकिन मन वहां जाकर अटक जाता है, रुक जाता है कि सारी कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं पर होती है, सारी कार्रवाई केवल गैर भाजपाई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक पर होती है। तब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में ये लक्ष्मण भाई इतना बड़ा अंतर क्यों है? अरे हम सब चाहते हैं सुचिता की राजनीति हो, हम सब चाहते हैं कि प्रेम और सौहार्द की राजनीति हो, लेकिन वो सारी राजनीति का मुंह केवल विपक्षी और क्यों मोड़ना चाहते हो? प्रभु जी अपने यहां से शुरुआत करो ना। क्या आपके पास दागी नहीं है? अभी हम लिस्ट देख रहे थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा विधायक दागी हैं, मंत्री दागी हैं। लेकिन क्या मजाल ईडी सीबीआई की वहां पहुंच जाए? विजय शर्मा जी यहां बैठे हैं। लक्ष्मण जी मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूं, ज्यादा नहीं, केवल 5 देश के बड़े नेताओं का नाम बता दें जो भाजपा में हो और उनको पुलिस पकड़ ले जाकर 30 दिन जेल में ठूस दे। 5 नेता जिनको ईडी सीबीआई पीएमएलए कोर्ट में 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन जेल में रख दे और उसके बाद हम लोग ताली बजाएंगे, हम लोग कहेंगे भाजपा क्या सुचिता की राजनीति करती है। अब विजय जी आपका समय शुरू होता है, अब 5 नाम बताइए। विजय शर्मा जी देखिए
देखिए दुबे जी, हमारे यहाँ कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता है, सारे कार्यकर्ता होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो किस तरह से चाय बेचने वाले बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो मैं आपको नाम भी गिनवा देता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की रीति नहीं रही। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं है, बीच में नहीं बोला, नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप शांतिपूर्वक अपना जवाब देना। आप मुझे बताइए, मैंने कांग्रेस का 10 साल का राज गिनवाया, आपको भ्रष्टाचार के वो भी बता देता हूं, 2G से लेकर जीजाजी तक लेकर जितने भी अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर जितने भी घोटाले हैं, मैं आदमियों के नाम भी गिना देता हूं, सुरेश कलमाड़ी से लेकर कनिमोझी से लेकर जितने भी इनके नेता हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के नेताओं के नाम बताता हूं मैं आपको। मेरठ के आप देख लीजिए, नवीन अरोड़ा, उनके ऊपर छापा पड़ता है, आज भी केस उनके ऊपर। कौन है? झारखंड के जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता है, गिनीज वर्ल्ड में नाम है, गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम है इनका। कौन है? सुन लीजिए, आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचारी हमारे भी होंगे? आप क्या सोचते हो? ये वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, भाजपा से आए, भाजपाइयों का मुंह खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर भाजपाई। कायदा छापे पड़ते हैं, उनके पास कार्रवाई होती है। तो आप ऐसी अनर्गल बातें मत कीजिए टीवी पे बैठ के। तो आपने कहा था, मैं नाम गिनवा देता हूँ आपको। नवीन अरोड़ा, आपको नाम बता दिया मैंने। केदार गुप्ता, पानीपत के जो भाटिया साहब, उसके बाद में महाराष्ट्र के जीएम म्हात्रे, आपके हरवंश राठौर, ये भाई पूर्व रामलाल, श्यामलाल, मनोहर लाल, फलाने लाल, कमाल है। आपने 5 नाम सुने, नाम बता दिया आपको, हम माफी मांगी आप। लक्ष्मण जी, कुमार जी, लक्ष्मण जी अब मैं बोलता हूं, ऐसा करते हैं, लक्ष्मण जी अब मैं दो मेहमान है, काफी देर से लक्ष्मण जी अब मैं बोलता हूं, 5 सेकंड, नहीं 5 सेकंड, मैं 2 मेहमानों को जोड़ लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोगों ने समय ले लिया काफी। अब जरा अवधेश जी हैं और आशुतोष जी हैं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं। अवधेश जी, ये सवाल बार बार उठता है कि जब भी भ्रष्टाचारी की बात आती है, जब भी CBI ED की बात आती है, तो भाजपा के तो निकलते नहीं है सब, विपक्षी पार्टी को निकलते हैं। विपक्षी पार्टी को लगता है कि जिस तरह के सब तक इतिहास रहा है, हो सकता है ऐसे ही दुरुपयोग हो एजेंसी का, और फिर उनके नेताओं को जेल में भेजा जाएगा और 30 दिन से पहले बेल मिलेगी नहीं, और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये एक डर है जो सता रहा है। लक्ष्मण जी, इस देश में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं को छोड़कर, और एक अभी महाराष्ट्र तमिलनाडु के बालाजी सेंथिल बालाजी को छोड़ के, क्या इसके पहले कभी किसी नेता ने मुकदमा होने और गिरफ्तारी होने पर ऐसा हुआ कि वो जेल में भी रहा और शासन भी चलाया है, सबने त्याग पत्र दिया है? तो ये तो नॉर्मल स्थिति थी। ये जो कानून लाया जा रहा है ना, ये इसलिए लाना पड़ा है कि नॉर्मल स्थिति को वर्तमान राजनीति ने अब नॉर्मल बना दिया। जयललिता जी गई थी, त्यागपत्र देके गई थी, लालू जी गए थे, त्यागपत्र देके गए थे, हेमंत सोरेन भी अभी गए तो त्यागपत्र देके गए, आए तो हो गए। तो जब आप जेल में चले जाएंगे, आप 155 दिन जेल में रहेंगे और कहेंगे जेल से भी हम शासन चलाएंगे। वो 141 दिन सेंथिल बालाजी रहे, मनीष सिसोदिया जी रहे, अंत में वहां से त्यागपत्र देना पड़ा। ये सत्येंद्र जैन रहे लंबे समय तक, उनको नहीं, वो अंत में जेल में रहे। तो जब ये परिस्थिति बनी है, तो आगे ऐसा कुरूप दृश्य भारत की राजनीति में फिर से पैदा नहीं हो, और लोगों के अंदर राजनीति सत्ता को लेकर एक वितृष्णा का भाव पैदा नहीं हो, इसको रोकने के लिए तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। अगर ये लोग जेल में जाने के पहले त्याग पत्र दे देते तो ढूंढना ही नहीं पड़ता कि इसके लिए कानून है कि नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट को ने कह दिया अरविंद केजरीवाल के मामले में कि ये गलत है, जेल से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन चूंकि कोई कानून ही नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए मैं आदेश नहीं दे सकता हूं। तो जब कानून रहेगा तब हम काम करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो जो भी केंद्र में सरकार है या जो भी उस कुछ तो कुछ करेगी कि नहीं करेगी, मैं पूछना चाह रहा हूं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सरकार कुछ अजीब, कुछ ऐसा कर रही हो जो देश में था नहीं पहले। संविधान निर्माताओं को इतना तो था कि हमारे देश के जो नेता होंगे वो गलत मुकदमा है, सही मुकदमा है, सत्ता का लालच उनको क्यों होना चाहिए, वो जन सेवा में आए हैं। एक पार्टी में क्या एक ही आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है? इतने विधायक सांसद होते हैं, कोई दूसरा संभालेगा? कोई आवश्यक थोड़े है कि जो इस समय मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री रहे।
तो ये तो एक देश में, इस देश में हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैं स्वयं ऐसे आंदोलनों में शामिल रहा हूं, गोष्ठियों में रहा हूं, आशुतोष जी रहे हैं, जिसमें हमेशा जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार, शीर्ष भ्रष्टाचार का अंत कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए। 1967 में मोरारजी भाई के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने लोकपाल का प्रस्ताव दिया था और वो आज तक नहीं हुआ। यूपीए सरकार में इतने आंदोलन के बाद लास्ट में लोकपाल का गठन हुआ है और आंदोलन चलता रहा। बीपी सिंह का पूरा आंदोलन उस पर था, सरकार बनी, 77 की सरकार भ्रष्टाचार के आंदोलन में बनी। लेकिन समस्या यह हो गई है इस देश में कि जिन लोगों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक शुचिता, सत्ता की नैतिकता के लिए आंदोलन में भाग लिया, जेल गए, जब खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे हैं तो अब उनको यह कानून नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि भैया आरोप लगे त्याग पत्र दो, जेल अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी दो, त्याग पत्र दो, जो आप छूट जाओ तो दोबारा आओ। लेकिन अब वो उन पर लागू नहीं होता है। तो क्या ऐसे लोगों के कहने से क्या जेल से कोई सरकार चलनी चाहिए? अगर बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसका उत्तर दे सकता हूं, कर रही है तो देश में न्यायालय आज न कल लोग छूटेंगे। लेकिन ये आवश्यक है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री हूं किसी जगह का तो मैं ही रहूं, भले आरोप लग जाए, दूसरा आदमी हो सकता है, देश चलाएगा, आपका मैनिफेस्टो है, राज्य चलाएगा। तो ये तो अजीब टाइप की मांग मेरा कहना ये है, नहीं जेल में कोई जाए और वो सरकार फिर भी चलाए। तो इसीलिए इस समय की क्या परिस्थिति है? देखिए, भारत के विपक्ष ने, मैं लास्ट कर रहा हूं, सुनिए ना, हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के एक विपक्षी कुछ नेताओं और कुछ पार्टियों के अंदर वो एक ऐसी मशीन हो गए हैं कि कोई भी कानून, कोई भी नीति आती है, उस मशीन में जाता ही पलट के उसका उल्टा दिखाई देने लगता है। ये जो विजन होता है ना, कि कंट्रेरी विजन सिंड्रोम जो होता है ना, वो हमारे देश में हो गया हुआ कि एक सही चीज को भी कहीं ना कहीं से घुमा के उसका विरोध करना। आनंद दुबे जी इतना बढ़िया, चूंकि वो तो अच्छे एक्टर भी हैं, क्या कर रहे थे, मैं तो आनंदित हो रहा था बताने के लिए कि भाई बीजेपी इतने वकील हैं आपके, भाई लेके गए तो थे हिमंतो बिश्व शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं टिका? ऐसा थोड़े शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लेके गए थे व्यापम में, क्यों नहीं टिका? ऐसा तो है नहीं कि मामला नहीं गया है, सबको लेके जाया गया है, बार बार लेके जाया गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला लेके आप इतना सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहे हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं जाया गया है, ले जाया गया है। यही वकील दूसरे को बचाने में जाते हैं, लेकिन इनके नेताओं को अगर आज तक नहीं फंसा पा रहे हैं, 5 सेकंड देता हूं, फिर आशुतोष सर के पास जाऊंगा। आदरणीय संजय राउत जी को ले तो गए थे आप जेल, ईडी 100 दिन रखा, हाई कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई ईडी को और संजय राउत जी बाहर आ गए। तो आप ले जाइए जेल, हम छूटेंगे ना, आदरणीय न्यायालय है। लेकिन उस छूटने और ले जाने के बीच में जो पार्टियों का गला घोट देते हो, जो चलती सरकारों को गिरा देते हो, जो कार्यकर्ताओं की भ्रूण हत्या कर देते हो, उसका कोई दोषी है? उसका कोई जवाब एक सवाल है इसका। दरअसल तो कोई नहीं, जो लॉजिक दिया जा रहा है वही इसका सवाल भी, यही इसका जवाब भी। आशुतोष जी, मान लिया जाए, विपक्ष के इस आरोप को मान लिया जाए कि किसी, आशुतोष जी, अगर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी किसी को जबरदस्ती झूठे आरोप में फंसा देती है और गिरफ्तार कर लेती है, मान लिया जाए, तो कोर्ट है ना, कोर्ट में जाकर के आप बेल ले आइए। ऐसा तो नहीं कि ईडी, सीबीआई ठीक है मान लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी हो सकती है, लेकिन कोर्ट तो नियुक्त एजेंसी नहीं है। कोर्ट आपके पास है, आप 30 दिन के भीतर बेल ले आइए। और जैसा कि अमित शाह कह भी रहे थे कि जब 30 दिन की तारीख तय की गई है तो एक अप्रत्यक्ष तौर पे कोर्ट पे भी दबाव पड़ेगा कि 30 दिन के भीतर भीतर उनके बेल की सुनवाई कर दीजिए। आशुतोष जी। लक्ष्मण जी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मुकदमा झेला। मैंने तो झेला है 4-5 मुकदमा। उन मुकदमों में क्या होता है, खाली एक केस आपके ऊपर हो जाए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिंदगी कितनी तबाह हो जाती है और जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। ये तर्क जो है ना कि अरे अदालत तो है, केस हो गया तो क्या हुआ, आप जाके वहां से छूट जाएंगे, ये बड़ा अधिनायकवादी और तानाशाही तर्क है। ये बेसिकली इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाला तर्क है। मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूं। एक शख्स थे गुजरात की कैबिनेट में, उनका नाम था बाबूभाई बुखारिया। हमारे ख्याल से हमारे मित्र को पता होगा बाबूभाई बुखारिया। 54 करोड़ के माइनिंग स्कैम में उनका कन्विक्शन हो गया।
3 साल की सजा। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। यह कौन सी नैतिकता थी? कन्विक्टेड आदमी जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, वो नरेंद्र भाई मोदी जी की कैबिनेट में बने रहे, उनका इस्तीफा भी नरेंद्र भाई ने नहीं लिया था। अभी गूगल करिए, 2013 का मामला है ये। क्यों नहीं आपने इस्तीफा लिया था? लेना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो इस्तीफा लेना चाहिए। तो प्रश्न यही है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर तो पूरी दुनिया में आप डंका पीटते हैं, कन्विक्टेड आदमी, कन्विक्टेड आदमी, कन्विक्टेड आदमी। बाबूभाई बुखारिया के बारे में कोई बात नहीं करता है। क्यों? यह सवाल नियत का है, कानून का नहीं। इस देश के अंदर कानून की कमी नहीं है। और सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाने की बात की। जयललिता का जब कन्विक्शन हुआ और जब वो जेल गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। आप अपवाद को नियम नहीं बना सकते। आप अरविंद केजरीवाल का बहाना लेकर आप इस देश के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारों को अस्थिर नहीं कर सकते। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, विपक्षी पार्टियों को अस्थिर, यह अब इस नतीजे पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। 4 उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑब्जर्वेशंस में आपको सुना देता हूं। 22 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, यू आर टोटली वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। 5 अगस्त 21 जुलाई 2025 कहता है, डोंट परकोलेट द वायरस across the country, let political battle be fought before electorate. Why are you being used? सुप्रीम कोर्ट ईडी से कह रहा है कि why are you being used? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जुलाई 21 2025। 5 अगस्त, there is a pattern कि आप बिना किसी सबूत के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं, और उसके बाद चीजें चलती रहती हैं। 7 अगस्त, कोर्ट ने यहां तक कहा, यू डोंट एक्ट लाइक अ क्रुक, ठग की तरीके से बर्ताव मत करिए, यू हैव टू एक्ट विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मई, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के अंदर 4 भयंकर टिप्पणियां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कंडक्ट पे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि किस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बेजा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के बारे में बोला था ना, 70,000 करोड़ के आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोपी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अगर अजीत पवार आरोपी थे तो अजीत पवार डिप्टी सीएम कैसे बन सकते हैं? या तो प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के आरोप की बात पर गलत बोल रहे थे और आप उन्हीं के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, यानी इसमें उसके बाद सारे केस उनके माफ हो जाते हैं। आशुतोष जी, आप खुद काफ़ी वरिष्ठ हैं और तथ्यों के साथ आते हैं। मुझे अच्छा ये लगता है हमारे चैनल पर, चूँकि हमारे दर्शक तथ्य देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पूरा डिबेट बिल को लेकर के जो है वो ये नहीं कि आरोपी हैं नहीं हैं सरकार में, उनका सिर्फ ये है कि आप जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। जेल में बंद हैं तो कैसे आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जेल में बंद है तो कैसे प्रधानमंत्री रह सकते हैं, जेल में बंद है तो कैसे मंत्री रह सकते हैं। सिर्फ इतना है मामला। सलाखों से बाहर निकले, अपना कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए फिर से। इतना आसान मामला नहीं होता। जो पॉलिटिक्स में रहे वो जानते हैं कि मौके जिंदगी में 1 या 2 बार मिलते हैं, इसलिए मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास तो ये विकल्प उपलब्ध था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, अरविंद केजरीवाल जब जेल से सरकार चला रहे थे, तो क्यों नहीं उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए? क्या वो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था? उससे ज्यादा स्टार्क ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं था? आपने धारा 356 में कहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं था कि आप जेल में रहेंगे, सरकार चलाएंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। नहीं, कैसे उसको माना? नहीं, ब्रेकडाउन देखिए आप लक्ष्मण जी, इस देश के अंदर, लक्ष्मण जी, इस देश के अंदर 100 से ज्यादा सरकारें बर्खास्त हो चुकी हैं, ठीक है?
उसमें कुछ सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी बर्खास्त हुई, कुछ जनता पार्टी के समय में भी बर्खास्त हुई, और कुछ नरेंद्र मोदी जी के समय में भी बर्खास्त हुई। कहीं ये लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी तभी हम काम करेंगे? उसमें तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जाती है। और आखिरी में अपनी बात कर दो। एक मिनट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि संविधान के हिसाब से अब यहां सरकार नहीं चल सकती, लिहाजा सरकार बर्खास्त की जाए, और उसके आधार पर सरकारें बर्खास्त हो जाती। भाई यहां तो क्लियर कट केस था, एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है, तो नहीं चल सकता संविधान के हिसाब से। जी आशुतोष जी, एक लाइन से हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। अगर उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त कर देती इस बिना पर, तो क्या आप उस बर्खास्तगी का समर्थन करते? मैंने डंके की चोट पर एक बार नहीं, दर्जनों चैनल पे जाके ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, संविधान का खुला मखौल उड़ा रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विजय शर्मा जी, एक आशुतोष जी ने लॉजिक दिया कि सिर्फ एक अपवाद के आधार पर आप कानून नहीं बना सकते। ये एक ठोस लॉजिक मुझे दिख रहा है। दूसरा कि आपके पास विकल्प था, जेल में बंद थे, संविधान के हवाला दे करके उनको बर्खास्त कर देते, ताकि बाकी सरकारों के लिए भी एक सबक होता कि नहीं ये जेल में रहकर चलाएंगे तो केंद्र सरकार ऊपर बैठा हुआ। लक्ष्मण जी, आज मैं बड़ा निराश हुआ कि आशुतोष जी ने जो बातें रखी, ये तथ्य पे बात करते हैं। ठीक है, विचारधारा इनकी कांग्रेस से लेफ्ट से मिलती है, वो ठीक है, हर आदमी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन आज इनकी जो बातें थी उसमें इनका जवाब था। इन्होंने गुजरात का एक उदाहरण दिया, तो क्या वो गुजरात के किसी मिनिस्टर के ऊपर लागू नहीं होगा क्या ये कानून? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर खुद नहीं होगा क्या? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो सबके ऊपर लागू होगा। अरे यही तो ठीक करने जा रहे हैं भैया आशुतोष जी हम। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना। यस, आपके मुंह से सच्चाई निकल गई, क्योंकि इनकी जो सरकारों में अलाउद्दीन और जो औरंगजेब वाले लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते, एक बार जिसका मौका लग गया वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। यहां भारत वाले खड़ाऊ लेके बैठने वाले लोग नहीं है कि भाई आएंगे भगवान राम तो हम उनके खड़ाऊ लेके बैठे और उनके लिए हम गद्दी छोड़ देंगे। तो असली डर इनका यही है कि वहां गद्दी हमें वापस नहीं मिलेगी। यही केजरीवाल जी को था। तभी तो बाहर उन्होंने देखा किस तरह से प्रेशर लोगों ने बनाया, और भीड़ ने बनाया, लोगों ने बनाया, जनता ने बनाया, फिर देना पड़ा इस्तीफा। तो आशुतोष जी, आपके तो सवाल में ही जवाब है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। हाँ, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कि अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ थी, प्रधानमंत्री जी अगर नैतिक थे अपनी बातों में, तो 3 बार के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्यों नहीं बाबूबा बुखरिया को उसी वक्त सैक कर देते और पार्टी से निकाल देते? बाकी तो छोड़ दीजिए, जवाब दीजिएगा इसका। उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, और एक अपराधी को कैबिनेट में बनाए रखा। मुख्यमंत्री, मंत्री, आपके चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर, जो 39वां संशोधन करके इंदिरा गांधी ने किस तरह के बीज बोए थे, आज हमारी सरकार है, हम अपने को भी उसी दायरे में लाते हैं। तो आशुतोष जी, ये है हमारा चाल चरित्र चेहरा वो नहीं है। अवधेश जी, आशुतोष जी को जवाब देंगे, इनके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसा करते विजय जी, अवधेश जी को सुन लेते हैं, क्योंकि मामला अवधेश जी के जवाब से उठा था, इसलिए अवधेश जी को जवाब देने का मौका देना चाहिए। आशुतोष, ऐसा है, 5 सेकंड जवाब देता अवधेश जी, 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि विजय जी, चाल चरित्र चेहरे की बात मत करिए। चाल चरित्र चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में था। अब बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात नहीं करती। अब राजनाथ जी कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इसीलिए बाबूभाई बुखारिया का इस्तीफा नहीं हुआ था कन्वेंशन के बाद भी। भ्रष्टाचार नहीं होता आशुतोष जी, तो बाबूभाई बुखारिया कौन थे? बाबूभाई बुखारिया कौन थे? अरे विजय जी, बाबूभाई बुखारिया कौन थे? अवधेश जी, आप मुझे बता दीजिए। हाँ बोलिए अवधेश जी, बोलिए। ये आज लक्ष्मण जी, अरे भाई विजय जी जरा शांत हो जाइए, हम दोनों लोग जरा बात कर लेते हैं। आशुतोष जी, ऐसा है कि आशुतोष जी का अगर ये भाव है कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में सभी के बीच इक्वलिटी हो, तो उससे तो मैं सहमत हूं, लेकिन आशुतोष जी ये बात छिपा गए कि बाबू भाव बुखारिया को सजा होने के बाद स्टे मिल गया। वो केस हमको अच्छी तरह याद है, हम लोगों को पता है, स्टे मिल गया और बाद में वो मुक्त हो गए उस अपराध से। फर्स्ट
सेकंड की उस समय 2 साल सजा होने के बाद मंत्रिमंडल से हटने का या चुनाव न लड़ने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मतलब जो उस समय था वो लागू था, वो अपने आप हट जाते हो। लेकिन कोर्ट ने जब स्टे दे दिया बाबू भाई बुखारिया को, उसके बाद आगे का वो हुआ है कि उस केस से वो आदमी बरी हो गया, तो ये तो छिपा गया। सेकंड बात, भाई ईडी अगर गलत करेगी तो कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो जुलाई 2022 में ईडी के अधिकारों को लेकर जो याचिका थी, 64 याचिकाएं थी सर, 64 याचिका की सुनवाई करते हुए और ईडी के कार्रवाई को सही ठहराया था। बाद में जो बता रहे हैं वो सही है। उसने कहा कि भाई आप कानून के तहत काम करिए, 5-5 हजार का आप इसी दे देंगे और आपको पढ़ने का किसी को टाइम नहीं मिलता है, आपका 10% कन्विक्शन रेट है, तो इसका मतलब हमको आपकी चिंता है कि आप अपनी जांच को, अपनी आरोप पत्र को थोड़ा ज्यादा क्वालिटेटिव बनाइए और ठीक से काम करिए। लेकिन उसकी पावर को कर्टेल नहीं किया। ये बात नहीं बोलिए कि टिप्पणी जरूर की है, लेकिन ईडी के किसी पावर को कर्टेल नहीं किया, क्योंकि वो जो याचिका थी जो लास्ट वाली आशुतोष जी अगस्त 2024 वाली की चर्चा कर रहे थे, उसमें यही था कि 2022 के फैसले को रद्द किया जाए। मैं भी ये मानता हूं कि देश में इस प्रकार के कानून नहीं होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पहले भी मैं था कि लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी इतना बेशर्म हो जाए इस देश में, इतना अनैतिक हो जाए और ये परंपरा बन जाएगी, तो उस कानून को बन जाने दीजिए। मैं तो आज भी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को चाहता हूं कि लोकपाल और ऐसे कानून के दायरे से बाहर रखो। बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें ऐसा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आशुतोष जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि ब्रेक पे जाना होगा। मैं देखिए, मैंने क्या प्रश्न उठाया? मैंने प्रश्न उठाया कि कन्विक्ट हुए, जब कन्विक्ट हुए उसी समय उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाद में तो आप कोर्ट से स्टे लेकर आए, मानता हूं आपकी बात। जब आप अपराधी साबित हो गए तब तो आपको उस वक्त तो इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप यहां कह रहे हैं कि कोई आदमी 30 दिन के अंदर अगर उसको बेल नहीं मिलती है, जेल चला जाता है, तो और बिना साबित हुए, यहां तो एक आदमी मंत्री पद पे बना रहा, कोर्ट से साबित होने के बाद के अपराधी है, बाद में उसको बेल मिली, बाद में उसको स्टे मिला। यही तो मैं कह रहा हूं। तब नरेंद्र मोदी जी की नैतिकता कहां थी? तब पॉलिटिकल मोरालिटी कहां थी? क्यों नहीं इस्तीफा मांगा उनका? क्यों नहीं उनको सैक किया? अरे बाद में तो यहां बहुत सारे लोग, अभी मालेगांव के जो बॉम्बे ब्लास्ट के लोग थे, 19 साल के बाद सब बाइज्जत बरी हो गए। 19 साल जेल में रहे वो। कोर्ट ने कहा नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। तो वो 19 साल जिनका जीवन तबाह हुआ है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आतंकवादी ही कहते हैं। मालेगांव में जो लोग थे, कितने सालों के बाद उनको वो अपराध मुक्त हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां तो एक आदमी कन्विक्ट हो गया और कन्विक्शन के बाद भी सरकार बना। नहीं, आप देना चाहिए था। सुनिए ना, ये डिबेट लंबा चलता रहेगा। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद एक मुद्दा ये है कि ठीक है, बिल आया, बिल से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन इस बिल को संसद में पेश करने देते, चर्चा होने देते, और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा रहा है बिल, तो वहाँ बिल में जेपीसी में शामिल होकर के आप बिल का विरोध करिए, फिर बिल में संशोधन की जरूरत होगी तो किया जाएगा, लेकिन वहाँ भी विपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? इस पर चर्चा का उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा कि आपने और बाकी कई प्रवक्ताओं ने बिल के विरोध में कई सारे दलीलें यहाँ पर दी। मेरा सवाल अब थोड़ा सा अलग हट के है कि ठीक है, ये सारी दलीलें आपकी हो सकती हैं, कुछ तथ्यात्मक होगी, कोई वैचारिक होंगी, कुछ शंका के आधार पर होंगी, तो आप विरोध करिए ना, विरोध करिए, सदन के भीतर करिए, जेपीसी के पास गया वहाँ विरोध करिए, जेपीसी में जो भी बातें आप रखेंगे उसका ऑन रिकॉर्ड होता है, फिर उसको बिल में शामिल करने की कोशिश होती है, फिर जब बिल पारित होगा तो बहस करिए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना या फिर कहना कि बिल पेश नहीं करने देना, उस वक्त हंगामा करना, जेपीसी भी अभी क्लियर रुख नहीं है, तो आखिर ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो कहेगी हम तो चुनी हुई सरकार है, हमको तो बिल लाने का अधिकार है। लक्ष्मण जी, सरकार को एकदम बिल लाने का अधिकार है। सरकार उस पर चर्चा चाहे तो चर्चा करा सकती है, लोकसभा चलाना चाहे तो चला सकती है, और आज के सरकार के पास एक विशेष अधिकार भी हो गया है। वो नहीं चाहे तो खुद हंगामा करा सकती है। नहीं, सुनिए ना, वो नहीं चाहे तो खुद हंगामा करा सकती है। आपने 29 बिल 26 मिनट में पास कराया पिछले हंगामों के शोर शराबों के बीच। अभी भी कई बिल जो है अभी पास करवा लिया लोकसभा के अंदर। हम 2 मांग नियमानुसार कर रहे थे,
193 के तहत लोकसभा में, 267 के तहत राज्यसभा में, जो वर्षों से ये परंपरा है और इसके तहत चर्चा होती है, एक पर भी तैयार नहीं, SIR पर तैयार नहीं। इस पर जो तैयार हुई सीज फायर पे, तो 8 दिन बाद तैयार हुई ताकि हंगामा चलता रहे। सरकार और सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा में हंगामा करते हैं, वो चाहते हैं कि हंगामा के बीच बिल पास हो जाए ताकि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जहां तक बात आपने कही, आपकी हेडिंग चल रही है अपराधियों पर वार और राहुल गांधी उससे क्यों है इतराज। राहुल गांधी को कभी इतराज नहीं है। क्या सच में अपराधियों पर वार हो रहा है? ब्रजभूषण सिंह अपराधी, सरेआम सबने देखा क्या क्या हुआ। अजय टेनी अपराधी मंत्री था, सरेआम देखा कैसे उनके लड़के ने कुचल दिया। कौन सी नैतिकता इस सरकार की थी? क्या कार्रवाई हुई उस समय रहते? सबने देख लिया है कि ये सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती है? हमारे एक संगी साथी ने यहां बात रखी। मैं मानता हूं कि बाकी चीजों के बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, जैसा कि उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया, पर संघी रतौंधी का भी कोई शिकार हो जाए तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। सच्चाई यही है, मोदी भक्ति करते करते कुछ लोग वाकई इस लोकतंत्र के नींव पर प्रहार करने वाली जो ये सरकार है उसके समर्थन में आगे आ जाते हैं, जबकि वो व्यक्ति अच्छे लोग होते हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्ति का अच्छा होना और विचार का अंधभक्ति करना, ये दोनों दो चीजें हैं। आज ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई की बात हो रही है। इन सारे संस्थाओं पर प्रश्न है या नहीं? ये सारे संस्थाएं सिर्फ विपक्ष के दरवाजे को ढूंढने जाती है कि नहीं? ये सारी संस्थाएं सरकार के अधीन होकर के सरकार के इशारों पर काम कर रही है कि नहीं? फिर इन संस्थाओं से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई विपक्ष की सरकार हो, उस पर यदि कोई कानून केस मुकदमा करके उनको फंसा दिया जाए और पीएमएलए कानून के तहत 30 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएंगे? एक कोई ऐसा निर्णय अभी पिछले 11 साल में पीएमएलए केस के अंतर्गत बता दे। यहाँ जो लोग भी पैनल में बैठे हैं, ये आपके दर्शक देख रहे हैं, शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक 30 दिन के अंदर उसको जमानत मिली हो, कोई एक कानून। विजय शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण भाई, विजय शर्मा जी की बात बहुत अच्छी लगी। उनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि बड़ी सकारात्मक सोच है कि अपराधियों को कार्रवाई के अंदर डाल के जेल में डालना चाहिए ताकि कोई नया बाबू भाई बुखारिया ना बने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब दायरे में आए। इसीलिए तो ये कानून हम ला रहे हैं। देखिए अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं। अमित शाह जी ने कभी न कोई पार्टी तोड़ी है, न तो किसी अपराधियों को बढ़ावा दिया है। उनकी सोच बड़ी अच्छी रही है। वो निर्मल गंगा जल की तरह साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं, तो उनकी सोच को हम पहले तो सलाम करते हैं। लेकिन दूसरा एक सवाल भी उठाते हैं कि जेल के ताले तो टूटेंगे, सारे निर्दोष एक दिन बेकसूर छूटेंगे, लेकिन आप उनसे जो खेलेंगे और वो यातनाएं झेलेंगे उसके बारे में कोई बात करने तैयार नहीं है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमारी पार्टी महाराष्ट्र से आती है। 100 से ज़्यादा नेता भाजपा में हैं या भाजपा के सहयोगियों के साथ हैं। क्या मजाल ईडी और सीबीआई की कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, 100 दिन जेल में रखा जाए? नहीं रखा जाएगा। इसी पर प्रश्न है। आप हमारे कोई जानी दुश्मन नहीं हैं। हम राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोग हैं। कटुता का स्थान नहीं होना चाहिए। हम आपके कोई बैरी नहीं हैं। राजनीति विचारधारा अलग अलग है, एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे प्रभु विजय जी कि नियम लाओ तो सबके लिए लाओ। और विजय जी एक और बता देना, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के खिलाफ वो कौन सा अधिकारी कार्रवाई करने जाएगा अगर कोई केस आता है तो, जिसमें इन दोनों जन को 30 दिन से ज्यादा आप जेल में रखेंगे? अगर ये सब होगा तो इतनी ताली बजेगी आपके लिए विजय जी कि देश आपको सर आंखों पर बिठा लेगा। लेकिन ये सब मेरी कल्पनाओं में, ये सब मेरी कल्पनाओं में रह जाएगा। विजय जी जवाब दीजिए। देखिए दुबे जी, मैं आपकी जानकारी देखिए दुबे जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कभी एजेंसियां जेल में नहीं डालती। एजेंसियां अरेस्ट करती हैं और न्यायालय के सामने जो भी सबूत होते हैं और उस आदमी को पेश करती है। फिर न्यायालय यह तय करता है कि उसको जेल में डालना है या उसको बेल देनी है। तो आप बार बार ये गलत बातें ना बोलें, क्योंकि ये न्यायालय का सारा सब कुछ है। दूसरा, इन्होंने बोला, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि भाई कितने मिनट में ये इन्होंने पास कर दिया। अरे आप तो हाय हल्ला कर रहे थे। आपने देखा होगा गेमिंग का जो बिल था उसका आने के बाद में 12 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं इनके एमएलए से, कांग्रेस के एमएलए से। गैंगटॉक में जो पकड़ा गया एमएलए, तो ये भ्रष्टाचार जो छिपाने के लिए क्यों शोर मचा रहे थे गेम वाले, उसमें बताइए आप मुझे। तो इन्होंने जिस तरह की ये बातें की है ना,
ये और जहां तक बात है टेनी तो आपको पता होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी उसको, कितने महीने जेल में बिताए थे उसने, बाकायदा एक आम कैदी की तरह रहे थे वो। तो न्यायालय सबके लिए। दूसरा, मैं आशुतोष जी कानून का विद्यार्थी हूं, तो मैं आपको भी जरा दुरुस्त कर देता हूं। जो 3 साल तक की सजा है वो निचली अदालत करती है और फिर 30 दिन का समय देती है कि आप जाइए बेल कराने के बाद में आप इसकी अपील कीजिए सेशन में। तो इसलिए और सेशन में जाके स्टे हो जाता है या उनकी सजा बरकरार हो जाती है, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तो कहां से आप इस तरह की बातें कर रहे हो? तो जब निचली अदालत से सेशन में गए और सेशन से दोष मुक्त हो गए, वो कहें तो मैं आपके पास ये दे भी देता हूं, मेरे पास उसकी डिटेल भी है। तो आप गलत बयानबाजी ना करें। कोर्ट का न्यायालय का मामला था, कन्विक्शन निचली अदालत से हुई, सेशन ने उनको बरी कर दिया। और ये देखिए, ये मैं लाया बाकायदा, ये देख लीजिए। तो आशुतोष जी, जो न्याय प्रक्रिया है उसमें हम दखल ना दे तो ज्यादा ठीक है, हमें डेविएट नहीं करना चाहिए। इस मामला सिर्फ इतना आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं आप? का मामला है और सिर्फ ये किसी तरह की संवैधानिक कोई किसी तरह का खतरा ना हो। और आपने खुद माना है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम भी इतनी सी बात कर रहे हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के एक मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा, केजरीवाल जी ने दिया, ये आगे नजीर ना बन जाए, आगे लोगों के लिए भविष्य में नजीर ना बन जाए। तो हाँ, बोल इनको शांत करा दे। देखिए, बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। विजय जी बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी माफी के साथ 5 सेकंड का। दूसरा, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार में बीजेपी वाले। अरे हम कोर्ट जाते थे जब कांग्रेस सरकार थी, FIR लॉन्च होती थी, लोग जेल जाते थे। तो आप जाइए कोर्ट, किसने रोका है? कोर्ट बैठी है, वो सबूत देखेंगे। आपने खुद 5 सेकंड पूरे हो गए। विजय जी जरा सा इनकी बात सुन लेते हैं। आशुतोष जी देखिए, मुझे लगता है, ठीक है विजय जी को सुन लेता है। विजय, अच्छी बात है कि विजय जी कानून के जानकार है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2023 में राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्शन हुआ था। आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, बंगला खाली करा दिया गया था, और उसके बाद राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी। मिली थी, नहीं मिली थी? तो बाबूभाई बोखारिया के लिए अलग कानून, राहुल गांधी के लिए अलग कानून। इसीलिए मैं विजय जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो बाबूभाई बोखारिया जब कन्विक्ट हुए तो वो कैबिनेट में बने रहे, और राहुल गांधी जब कन्विक्ट हुए तो फौरन उनका सांसदी छीन ली गई और फौरन उनका बंगला खाली करा दी। इस बात का भी इंतजार नहीं किया गया कि 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद उनको सेशन कोर्ट से जमानत मिल सकती है, उनको स्टे हो सकता है उनका कन्विक्शन। किसी ने वेट नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो आज जो संविधान चल रहा है, वो संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों के लिए संविधान अलग तरीके से काम करता है, विरोधियों के लिए अलग तरीके से काम करता है। राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, ये बाबूभाई बोखारिया की बात करेंगे। आशुतोष जी, आपने फिर गलत तथ्य रख दिए। उनकी सजा निलंबित नहीं की थी राहुल गांधी जी की, उनके हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके निलंबित हुई है। तो आप फिर गलत बात कह रहे हैं। अवधेश जी, अब ठीक है, अब ये चूंकि ये एक अलग बहस का विषय हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, लक्ष्मण जी प्लीज बोलिए। देखिए, हर आदमी को जब लोअर कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट से जब मिलता है तो उसको मैं वही मिल जाती है जमानत। विजय जी प्लीज अब बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। विजय जी चुप हो जाएंगे। अब बोलिए आशुतोष जी, बोलिए, समय कम है। मैंने जो सवाल खड़ा किया कि आप एक अपराधी को, अदालत के द्वारा घोषित अपराधी को नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट पे बरकरार रखा और बाद में उसको स्टे मिला। राहुल गांधी के ऊपर यह रहम नहीं किया गया, राहुल गांधी का इंतजार नहीं किया गया कि उनको आगे से। अवधेश कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं। अवधेश कुमार जी बहुत देर से शांत है। अवधेश जी, उनकी सदस्यता रद्द कराई गई, आपकी बात हो, आपकी बात आ गई। अवधेश जी, हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, इस समय पिछले 5-7 दिनों से बाबूभाई बोखारिया का इशू जो है वो कई अंग्रेजी अखबारों में खूब चल रहा है, और उस पर अगर डिबेट करेंगे, मैं समझता हूं कि आशुतोष जी जैसा व्यक्ति, अब मेरे से अब उस पर आऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम कर सुनिए, जो एक अभियान चल रहा था, उसी के तरह बाबूभाई बोखारिया को उस माइनिंग केस में फंसाया गया था। पहले अमित शाह फंसे थे, फिर अमित शाह निकल रहे हैं, तो वो स्थिति थी।
लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि अगर सजा हुई, आप मंत्री के पद से हट जाइए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन उसको गलत तरीके से। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अजय जी ने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरे भाई की तरह है, मुझे वो करें, उनका अधिकार है। मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं कि मुझे रतौती हो गई है। मैंने तो व्यंग्य में कहा था। अजय जी बहुत ही शालीन प्रवक्ता है। तो इसलिए मुझे उससे कोई, मेरा देखिए, मेरा साफ कहना है। नहीं, आपने मुझे बता दिया कि मैं समझ गया। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो संघियों पर कहा हूँ कि अलग अलग बीमारियां आजकल देश में है। आप सुनिए ना भैया, आप का इलाज नहीं। ऐसा है, आप कुछ भी ऐसा है ना कि करते वो, मैं समझ, आप कुछ भी कहें, मुझे उससे दिक्कत ही नहीं। मैं उसका उत्तर थोड़ा देने वाला हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, केवल याद दिला दिया कि इन्होंने मेरे पर टिप्पणी कर दी है। वो आपका अधिकार है, आप पर्सनल टिप्पणी करिए, मैं नहीं कर सकता हूं। देखिए, ये इशू अत्यंत गंभीर इशू है। अगर यही कानून 90 में आया होता तो पूरा देश इसके पक्ष में खड़ा होता। यही कानून 96 में आया होता तब भी देश पक्ष में खड़ा होता। जो माहौल था, इस समय चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी चीज लाएगी तो यह विपक्ष के विरुद्ध हो रहा है, यह विपक्ष के विरुद्ध हो रहा है, और वो चलेगा इस देश में। तो या तो सरकार कोई काम न करे, क्यों इस प्रकार के कानून की आवश्यकता लोकतंत्र में होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर नेता अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे तो एक मानक बनाने के लिए 10 सेकंड अजय जी, 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं है, बीच में रोक दूंगा। अजय जी 10 सेकंड पास होना जेपीसी में गया है। अजय जी 10 सेकंड। अवधेश जी विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, पर जो उनकी विचारधारा है, कहा कि मोदी जी का ये टाइम आया इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, मोदी जी के टाइम में ही क्यों विरोध कर रहे हैं? अटल जी के समय में क्यों नहीं विरोध करते थे? मनमोहन सिंह के समय में क्यों नहीं विरोध करते थे? क्योंकि मनसा ठीक नहीं है। ये बहुत ही लंबे वाद विवाद का विषय है, लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।